केवल पतंग उड़ाने के लिए, तिल्ली के लड्डू खाने के लिए मकर संक्रांति मनाई जाती है, ऐसा मुझे लगता था। परंतु कालांतर में मेरे को उससे कुछ नए कॉन्सेप्ट पता चले। तो तिल्ली के लड्डू के अलावा उत्तरायण, सूर्य का उत्तरायण क्या होता है ये भी जानेंगे। पतंग ही क्यों उड़ाई जाती है, तिल के लड्डू ही क्यों खाए जाते हैं, इसके पीछे भी एक विशेष कारण है, इसको भी जानेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि मकर संक्रांति को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। ये आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं काम आ सकते हैं। तो वो सारे के सारे नाम आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा, तो जुड़े रहिए लवकुश की पाठशाला में। सबसे पहले इस तरफ में हेडिंग पे देखिएगा, लगभग 26 राज्य हैं और कई सारे नाम हैं। एक एक करके नाम बता रहा हूं, फिर मैं इस वाले फोटोज को भी थोड़ा सा डिटेक्ट करूंगा, ठीक है। कश्मीर में इसे शिशु संक्रांत कहा जाता है। अगर आप यहां की बात करें तो क्या कहा जा रहा होगा, रट लीजिए इस क्लास में ही, शिशु संक्रांत कहा जाता है कश्मीर में। हिमाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश कहां पर है, इस वाली जगह पर है। हिमाचल प्रदेश में से माघ साजी कहा जाता है। अगर हम बात करें पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की, मतलब इस वाले समवेयर बेल्ट की हम बात करें तो यहां पर इसको लोहरी कहा जाता है। लोहरी सिख धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो कृषि के संदर्भ में मनाया भी जाता है। एक प्रकार की होलिका जैसे बनाते थे अपन होली के आसपास में, उसी प्रकार की लकड़ियों को जलाने का परंपरा इसमें लगी रहती है। अगर हम बात करें उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में इसको उत्तरायणी या घुघतिया त्यार कहा जाता है। ये घुघतिया शब्द ज्यादा फेमस है, इसको याद रखिएगा। गुजरात का नाम बहुत ज्यादा जरूरी है, गुजरात में इसको उत्तरायण ही कहते हैं। वे शब्द को थोड़ा सा रोक लीजिएगा ताकि मैं ज्योग्राफी के हिसाब से उत्तरायण शब्द को समझाऊंगा, ठीक है। कर्नाटक में अगर हम आ जाएं थोड़ा साउथ में, तो इसको मकर संक्रमण कहा जाता है। संक्रमण मतलब वही खिसकना, विस्थापित होना। केरल की बात की जाए तो केरल में इसको मकर विलक्कू कहा जाता है। क्या बोलते हैं, मकर विलक्कू। मणिपुर में से कंग सुबी कहा जाता है। मणिपुर कहां पर है, ऑब्वियसली इस वाली जगह पर आपको देखने मिल जाएगा। क्या बोलते हैं, कंग सुबू कहा जा रहा है, ठीक है। अधिकांश क्षेत्र पर जो मध्य प्रदेश और उसके आसपास के इलाके हैं, इसमें इसको मेन नाम कहा जाता है मकर संक्रांति, जो मैं पुकार रहा हूं, ठीक है। अगर हम जाएं झारखंड और बिहार में, तो झारखंड और बिहार में देखो यहां पर तिल संक्रांति भी कहते हैं। मैं वहां पर जाऊंगा, परंतु अभी यहां पर झारखंड के लिए एक नया शब्द आ रहा है, तुसु पर्व, इसको भी याद रख लीजिएगा। अगर बात की जाए उड़ीसा की, उड़ीसा कहां पर, इस वाली जगह पर उड़ीसा अवस्थित है, इसको क्या बोल रहे होंगे, मकर चोला कहा जा रहा है। अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की स्पेसिफिकली, तो इसको पौष संक्रांति के रूप में जाना जाता है। अगर बात की जाए असम की और नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों की, तो यहां पर माघी बिहू कहते हैं। यह भी बड़ा जरूरी नाम है, क्या बोला जा रहा है, माघी बिहू, ठीक है। अगर हम थोड़ा साउथ की तरफ आ जाए, आंध्र प्रदेश तरफ ही, आंध्र प्रदेश तेलंगाना, आप सभी को याद होगा कि ये पहले एक ही साथ के राज्य रहा करते थे, परंतु 2014 जून में ये दो अलग अलग भागों में बढ़ गए। अमरावती इसकी राजधानी है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तो भोगी पंडुगाई आपको इसके लिए नाम बताया जा रहा है। आंध्र प्रदेश वही पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर गठित किया गया था, क्योंकि एक रामल्लू करके व्यक्ति थे जिन्होंने आमरण अनशन किया था। अगर आपको स्वतंत्रता के बाद का भारत आप पढ़ोगे तो आपको थोड़ी कहानी समझ में आ जाएगी। तमिलनाडु का नाम बहुत जरूरी है, इसका नाम है पोंगल, याद रखिएगा, पोंगल इसी का नाम है जो तमिलनाडु में पुकारा जाता है। क्लैरिटी इस वाली जगह पर। अब इसी वाले सेगमेंट पे इस चित्र को भी देखिएगा, एक काम करता हूं, इसको भी डिक्टेट कर देता हूं। आइए जरा, जम्मू कश्मीर में क्या नाम था, शिशु संक्रांति, अभी हाल मैंने बताया था, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में माघ साजी और उत्तराखंड में घुघतिया, अब तो याद ही हो गया होगा। ये जो हरियाणा पंजाब वाला बेल्ट था, इसको माघी भी कहते हैं और क्या बोल रहे थे, लोहरी भी कहते हैं, जो यहां पर मैंने आपके सामने रखा है, ठीक है। अगर हम बात करें गुजरात की, तो यहां पर क्या नाम था, उत्तरायण। जबकि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन अधिकांश जगहों पर इसको मकर संक्रांति कहा जाता है। बहुत ज्यादा जरूरी याद रखना है कि मकर संक्रांति पे खिचड़ी खाने की परंपरा है। इसके पीछे भी कई सारे कारण बताए जाते हैं, मैं उन कारणों में नहीं जा रहा। बस याद रखना उत्तर प्रदेश, याद रखना उत्तर प्रदेश में इसको खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। बिहार और झारखंड ये भी पहले जुड़े हुए थे, इनको तिल संक्रांति कहते हैं, क्योंकि तिल्ली के लड्डू का यहां पर प्रावधान अधिक है। वेस्ट बंगाल के अंदर में पौष संक्रांति कहा जा रहा है, याद रखना। यहां पर जब आप असम में जाते हो तो इसको माघ बिहू के रूप में जाना जा रहा है, ठीक है, थोड़ा सा काम की चीज है। कर्नाटक में क्या था, मकर संक्रमण नाम था। केरल में क्या था, मकर विलक्कू नाम था, ये वाली जगह पे। और पोंगल नाम कहां पर था, आप सभी को याद रखना है, तमिलनाडु वाली कहानी, ठीक है। तो ये कई सारे नाम थे, अलग अलग एग्जामिनेशन में काम आ सकते हैं, या अपन इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि एक ही त्योहार है,
मनाने के तरीके भी लगभग समान हैं, परंतु अलग अलग स्थानीय कल्चर में, लोकल जो वहाँ की संस्कृति है उनके अंदर में, या स्थानीय भाषा बोली के अंदर में उनके नाम अलग अलग हैं। ठीक है, तो इस बात पे ये भारत की वो जो अपन बोलते हैं ना अनेकता में एकता, भारत की विशेषता, उस बात को सूचित कर रहा है। तो आप कभी ऐसे वैसे आएगा तो भी आप इसको थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आता हूं मेन मुख्य बातों पर, जिसका नाम है कि ये सर उत्तरायण शब्द क्यों जा रहा है और मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है। हाँ, अगर मैं ज्योतिष लैंग्वेज में बात करूं, जो अधिकांश ज्योतिष शास्त्री इस बात को बोलते हैं, मैं उसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं ज्योतिष नहीं पढ़ाता हूं। अधिकांश लोग ये बोल रहे हैं कि जो सूर्य है वो धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है इसी समय पर, और मकर राशि में सूर्य का प्रवेश करना, किसका प्रवेश करना, सूर्य का प्रवेश करना ही धनु राशि से निकलकर ये मकर संक्रांति है। ठीक है, प्रवेश करने की कहानी है। ठीक है, अगर मैं, और इसी को उत्तरायण बोला जा रहा है, उत्तरी गोलार्ध में जाना। ठीक है, अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो ज्योग्राफी की बात या विज्ञान की बात बहुत अलग तो नहीं, परंतु कुछ थोड़ा सा यहां पर अंतर आपको देखने मिलता है। आप वो गलती एग्जामिनेशन में ना कर बैठे, इसलिए मैं आपको यहां पर पहले ही सावधान कर दे रहा हूं, ताकि क्योंकि हमारे पास में व्हाट्सएप स्टेटस पे, क्योंकि मैंने सुबह से मैंने वीडियो बनाने नहीं वाला था, मैंने कहा चलो सामान्य तो बात है, परंतु मैंने अपने क्लास में स्टूडेंट से भी पूछा, मैंने व्हाट्सएप स्टेटस पे देखा, घुमा घुमा के एक ही बात बोली जा रही है कि सूर्य का उत्तरायण होता है, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य प्रवेश करता है, उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करता है। तो मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगा कि क्योंकि मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूं, विज्ञान को थोड़ा बहुत समझाया जाना है, तो मैं थोड़ा सा समझा दूं ताकि गलतियां ना हो। ठीक है, अगर हम बात करें इस शब्द की, इसका नाम है उत्तरायण। इसके कई अलग अलग अर्थ मानते हैं। सूर्य का उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ना, या कुछ लोग बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करना। ज्योग्राफी की भाषा में अपन बात करेंगे, बाकी ज्योतिष की भाषा में मैं जानकारी आपको नहीं देने वाला। ठीक है, पहली कहानी है कि ये उत्तरायण शब्द सूर्य के गमन को दर्शा रहा है। कायदे से सूर्य कहीं पर जा ही नहीं रहा, अगर पृथ्वी के संदर्भ में माना जाए तो। सूर्य वैसे आकाशगंगा की परिक्रमा करता है। आकाशगंगा की जो केंद्र है उसको बल्ज कहते हैं। लगभग 25 करोड़ साल में, कितने करोड़ साल में, 25 करोड़ साल में किसी भी गैलेक्सी का परिक्रमा करता है कोई भी स्टार, और सूर्य भी एक तरह का क्या है, स्टार है। इसी 25 करोड़ साल को ब्रह्मांड वर्ष भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं हम, ब्रह्मांड वर्ष। ये नई कहानी है, थोड़ा सा समझिएगा। इस दुनिया में कोई भी पिंड अपनी जगह पर स्थिर नहीं है, वो गति कर रहा है। अरे तुम लोग भी तो घूम ही रहे हो, किसी न किसी पीछे घूम रहे हो, कोई मना कर दे तो भी घूम ही रहे हो, किसी और के पीछे घूमने लग जाते हो। चलिए, तो सूर्य तारा जो भी सब ये भी गमन कर रहा है, बल्ज की परिक्रमा कर रहा है 25 करोड़ साल में, लगभग ब्रह्मांड वर्ष को कहा जाता है। ठीक है, परंतु फिर भी पृथ्वी के संदर्भ में हम सूर्य को भी कांस्टेंट मान लेते हैं एक जगह पर। कौन गति कर रही है, पृथ्वी गति कर रही है। पृथ्वी सूर्य के आसपास अगर चक्कर लगाती है, इसे पृथ्वी की परिक्रमण गति कहा जाता है। क्या बोलते हैं हम, परिक्रमण गति। इंग्लिश में इसको कहते हैं रेवोल्यूशन। अर्थ का रेवोल्यूशन, अपने अक्ष पे घूमना कहलाता है घूर्णन, रोटेशन, जबकि सूर्य के सापेक्ष घूमना कहलाता है रेवोल्यूशन या परिक्रमण। अब एक मेन बात है, मेन बात क्या निकल के सामने आती है आपके सामने, मेन बात आपके सामने यह है कि सूर्य का आभासी गमन पृथ्वी के ऊपर हमको देखने मिलता है। कैसा आभासी गमन, क्योंकि देखो पृथ्वी थोड़ी अपने अक्ष पर झुकी भी हुई है, इसका भी बड़ा अच्छा खासा योगदान है। अपनी जगह पर कितने डिग्री, लगभग 23.5 डिग्री टिल्ड है, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, और ऐसे लगातार मात्रा में क्या कर रही है, घूम रही है। और एक परिक्रमा लगाने में लगभग 365 दिन, मैं लगभग इसलिए बोल रहा हूं कि लीप वर्षा का कॉन्सेप्ट यहां पर मत ऐड करना, भी लगभग 365 दिन लगते हैं। और इसी को पृथ्वी के लिए क्या बोलते हैं, एक वर्ष, जब एक सूर्य का पूरा चक्कर लगा लेती है। ठीक है, और इसी को हमने कितने महीनों में बांटा है, 12 माह में बांटा है। ये आपको शब्द काम आने वाले हैं अभी थोड़े समय बाद में। क्यों काम आने वाले हैं, थोड़ा अपन देखते हैं। अपन कहानी आगे बढ़ाते हैं इस वाले सेगमेंट से, जिसका नाम है 21 मार्च। कहां से आगे बढ़ा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। सारी कहानी में कोई भी किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, फिर बाद में। हम बात कर रहे हैं 21 मार्च की। अब इस 21 मार्च में क्या हो रहा है, 21 मार्च के समय को कहते हैं इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स का हिंदी नाम है विषुव। इस विषुव का मतलब क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश सीधे 0 डिग्री पर पड़ता है। 0 डिग्री का मतलब क्या, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं, जब सूर्य का प्रकाश लंबवत होता है 0 डिग्री पर, तो उसे अपन विषुव की स्थिति कहते हैं, जो कि जन्म कब ले रही है, 21 मार्च को ले रही है।
परंतु मैं क्या बोल रहा हूं, पृथ्वी लगातार घूमे जा रही है, एक जगह स्टॉप नहीं है, एक जगह रुक नहीं रही है। पृथ्वी घूमी और 3-3 महीनों में हमने बांटा। 21 मार्च के बाद में आता है अप्रैल, फिर आता है मई, फिर कौन सा आता है, जून, और अब समय आ गया है 21 जून का। याद रखना इस डेट को, 21 जून। ये वो 21 जून है जब देखो, अब मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून, ये सूर्य का कहलाता है उत्तरायण। कायदे से जो शब्द होता है ना उत्तरायण, वो इसके लिए कहते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य का जो लंबवत प्रकाश है धीरे 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 उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ता है, और हाईएस्ट अगर सूर्य कहीं पर चमक पाएगा उत्तरी गोलार्ध में, तो उस रेखा को हम बोलते हैं कर्क रेखा। और एक कर्क रेखा कुछ और नहीं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इस बात को याद रखना। सूर्य का लंबवत प्रकाश कर्क और मकर रेखा के मध्य में ही पड़ेगा। उसका मन पड़ेगा कि मैं 60 डिग्री पे अपना लंबवत प्रकाश डालूं, प्रकाश पड़ेगा तिरछा, लंबवत नहीं। तो 21 जून का वो अंतिम समय है जब वो उत्तरी गोलार्ध में अंतिम जगह पर चमकेगा, जिसका नाम है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री अक्षांश, ठीक है, उत्तरी अक्षांश, ठीक है। इसके बाद ही पृथ्वी रुकी तो नहीं, इसके बाद में पृथ्वी लगातार घूम रही है। सूर्य का उत्तरी गोलार्ध में जाना कहला रहा था उत्तरायण। तो ये जो मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून का समय था, ये उत्तरायण का समय था। कायदे से जो ज्योग्राफी के संदर्भ में बात है। जून के बाद में क्या आता है? जून के बाद में जून, जुलाई, अगस्त और तीसरा महीना कहलाता है 23 सितंबर की डेट, याद रखिएगा। देखो, कुल मिला के एक सिनेरियो आपको थोड़ा सा यहां पर बता देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, कि मान के चलो ये अपनी है पृथ्वी, यहां पर दूरी पर अवस्थित है सूर्य, पृथ्वी के ऊपर में क्या है आपके सामने, 0 डिग्री है, पृथ्वी के ऊपर में कर्क रेखा है, पृथ्वी के ऊपर में फिर मकर रेखा है। सूर्य का गमन जो लंबवत है वो केवल और केवल कर्क और मकर रेखा के बीच में होना है। तो सूर्य चमकता है पहले 0 डिग्री पर, इसका घर मान लो, फिर सूर्य जाता है थोड़ा उत्तर की तरफ, चमकता है कर्क रेखा पर, फिर वापस आ जाता है 0 डिग्री पर, फिर जाता है मकर रेखा की तरफ, फिर वापस आ जाता है 0 डिग्री पर। यही साल भर की कहानी चलती रहती है। अब इस वाले दृष्टिकोण को ही यहां पर अप्लाई कर दो। क्या अप्लाई कर दिया जाए? जैसे कि अभी आपने समझा कि 23 सितंबर का जो समय है, यहां पर सूर्य जो कर्क रेखा पर चमक रहा था वो वापस धीरे करते 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 0 डिग्री पर आ गया होगा। यहां पर पुनः वो विषुवत रेखा पर चमक रहा है। पहले विषुवत रेखा पर चमका, फिर कर्क के पास गया, फिर वापस 0 डिग्री के पास आ गया। अब क्या करेगा? सूर्य और आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ेगा का मतलब क्या है? वो पृथ्वी तो लगातार घूम ही रही है, और अगर घूम रही है तो इसके बाद में सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, और उसके बाद में कौन सा समय आ गया? दिसंबर का समय याद रखिएगा, 22 दिसंबर। तो मैंने क्या बोला था? घर से पहले हो जाता है कर्क रेखा पर, फिर पुनः घर में आता है विषुवत रेखा पर, जिसको विषुव कहते हैं। 2 बार विषुव की स्थिति आ गई है, एक 21 मार्च को और एक 23 सितंबर को। अब कहां जाएगा? मकर रेखा के पास आ गया। चलो यार, इसको भी क्यों छोड़ूं, जब कर्क के पास गया था तो यहां भी चले जाता हूं। तो सूर्य का लंबवत प्रकाश 22 दिसंबर को पड़ता है मकर रेखा पर, और आप सभी को पता है मकर रेखा भी 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है, परंतु दक्षिणी गोलार्ध की अक्षांश रेखा है। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा? पृथ्वी रुकी क्या? नहीं, घूमे जा रही है। अब मकर रेखा के पास सूर्य पहुंच गया, फिर से कहां जाएगा? घर के पास। तो घूम के परिंदा, जहाज का परिंदा घूम फिर के जहाज पे जाता है। क्या जनवरी के बाद में, अपने दिसंबर के बाद में क्या आएगा? जनवरी, फरवरी, और तीसरा महीना कौन सा हो गया? मार्च। फिर से सूर्य देवता वापस कहां आ गए? 0 डिग्री पे आ गए। आगे कहानी समझ में? रोटेशन था एक पूरा मामला, एक बार वापस समझ लेना। 21 मार्च को 0 डिग्री पर, 21 जून को कर्क रेखा पर, 23 सितंबर को फिर से 0 डिग्री पर, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर, फिर से कहां आ गए? अपने 0 डिग्री पर। ये 3-3 महीने के स्लॉट को अगर देखो तो ये कितने महीने हो गए? 12 महीने। और 12 महीने को हम क्या बोलते हैं? 1 वर्ष। और 1 वर्ष को ही सूर्य की आसपास पृथ्वी की क्या बोला जा रहा है? परिक्रमण गति बोला जा रहा है। अब कहानी समझ आ गई। अब एक शब्द समझ लो, ज्योग्राफी के लिए उत्तरायण क्या था? उत्तरायण था सूर्य का उत्तरी गोलार्ध में जाना। उत्तरी गोलार्ध में जाना मतलब 0 डिग्री के ऊपर जाना। कब? उसके बाद 21 मार्च के बाद वो कहानी जन्म ले रही है, ठीक है। मार्च, अप्रैल से जून तक की कहानी, ठीक है। क्या सूर्य का दक्षिणायन भी होता है सर? तो आंसर है हाँ, होता है। दक्षिणायन कब होगा? दक्षिणायन कब होगा? जब वो मकर रेखा की तरफ जाएगा। कब जाएगा? 23 सितंबर के बाद में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसको अपन क्या बोलते हैं? दक्षिणायन कहते हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से उत्तरायण और दक्षिणायन ये है, ठीक है। परंतु मैं फिर बोल रहा हूं कि जो हम मकर संक्रांति मना रहे हैं हिंदू कैलेंडर के हिसाब से या बाकी मैथमेटिक्स के हिसाब से, वो गलत नहीं है। उसका लॉजिक क्या है? राशियों के हिसाब से, क्योंकि राशियों का भी एक उन्होंने महीनों के हिसाब से उसको बांट के रखा है। धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करना, तो वो कॉन्सेप्ट गलत नहीं है।
मैंने सोचा कि यार उत्तरायण आप पढ़ ही रहे हो बार बार, तो इस बारे उत्तरायण को थोड़ा ध्यान रखना। अच्छा, ज्योग्राफी की भाषा में 2 संक्रांतियां और चलती हैं, वो थोड़ी सी अलग भी है। 21 जून को जब सूर्य कर्क पर चमक रहा है, इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। इसको मनाते नहीं है हम, क्योंकि ये वैज्ञानिक जगत की घटनाएं हैं, ठीक है। और जब सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में, आप अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मना लेते हो, है ना, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाते हो, और 22 दिसंबर को मकर संक्रांति मनाते हैं। यह भी कहता है कि मकर संक्रांति है, परंतु इसको मनाई नहीं जाती, क्योंकि ये केवल एक प्रायः जनरल फिनोमेना है पृथ्वी के घूमने का, ठीक है। तो मकर संक्रांति जो आज मनाई गई है या 14 जनवरी को मनाई जाती है, वो थोड़ा सा इससे भिन्न है, इतर है, थोड़ा सा वो आगे की तरफ जन्म लेती है, ठीक है। सर, अगर ये वाला फिनोमेना सही है तो फिर उसको क्यों मनाया जा रहा है? तो इसका एक मेन कारण आप समझ लीजिएगा, मनाने का कोई गलत दृष्टिकोण नहीं है, अच्छा ही दृष्टिकोण है। क्योंकि देखिएगा, भारत के अंदर में कई सारे जो त्योहार हैं वो इन्हीं संस्कृतियों कल्चर के माध्यम से ही बने हैं। अच्छा, ये जो जनवरी का समय होगा, ये जनवरी के समय के बाद में ही सर्दियां जो हैं वो धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएंगी, और थोड़े समय पश्चात में गर्मियों की मात्रा बढ़ेगी। अभी बसंत का मौसम आने वाला है कुछ समय पश्चात, अभी एकदम से नहीं। तो ये वाला जो समय होता है, ये थोड़ा सा जनजीवन के लिए भी आसान है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज इतना जल्दी हो रहा है कि हमने वो सर्दी उतनी महसूस नहीं करी। अभी पता चल रही है, अभी सर्दी लग रही है गर्मी जनवरी के आसपास में, परंतु कायदे से यह समय सर्दी के कम होने का और गर्मी के बढ़ने का तो अच्छा माना जाता है। तो बहुत सारे लोग जनजीवन में आसान है, तो अपन चलो फेस्टिवल के रूप में, इसको त्योहार के रूप में मना लें, इसलिए भी कहानी आती है। यह वही समय है जब कई सारी फसलों को काटा जा रहा होगा। अब काटना वाटना स्टार्ट करेंगे, फसल पक चुकी है, तो कई सारे, जैसे पंजाब का मैं बोल रहा हूं ना, पंजाब वाले क्षेत्रों में कि खेती वेती अच्छी हो जाती है, तो उसके लिए खुशियारी वाला पर्व इसको मनाया जाता है। तो मकर संक्रांति का यह भी दृष्टिकोण है। अच्छा, सर्दी बहुत ज्यादा है, तो सर्दी से बचने के लिए आप किसको याद करते हो? तो सूर्य देवता को याद करते हो। सूर्य की रोशनी से आपको क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है। आप घर में ही घुसे पड़े रहोगे तो फिर कैसे जीवन संभव हो पाएगा? दिन भर इंस्टाग्राम पे रील चलाओगे तो क्या मजा आएगा? तो भैया पतंग, अच्छा शास्त्रों में पतंग का कोई भी वर्णन नहीं है। क्या बोलो सर, अगर आप इतना धर्म ग्रंथों की बातें करते हो, लॉजिक की बातें करते हो, तो हमें बताइए कि कौन से पुराण में, कौन सी वेद की रचना में पतंग का वर्णन दिया गया कि भगवान ने स्वयं कहा है गीता में कि पतंग उड़ाना चाहिए है अर्जुन, तभी जीवन संभव हो पाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। पतंग का क्या लॉजिक मैं समझ पा रहा हूं, अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारा लॉजिक बता देना तो वो भी मैं जान लूंगा। पतंग की कहानी सिंपल से इतनी है कि ये सर्दी का समय है, विटामिन डी की आवश्यकता होती है और सूर्य देवता दिन में आकाश में होते हैं, तो तुम पतंग के बहाने बाहर आओगे और तुम्हारे शरीर को थोड़ा सा विटामिन डी मिल जाएगा, तो शरीर स्वास्थ्य का लाभ हो जाएगा। अब घर में कैरम बोर्ड का तो प्रावधान बना होता तो घर में बैठ के काम कर रहे होते, तो बाहर पतंग उड़ाने का इस प्रकार से प्रावधान है। सर, तिल्ली का क्या प्रावधान है? आप सभी को पता होगा, तिल एक तरह के ऑयल होता है, तिलहन वाली कहानी है। तो लड्डू के माध्यम से देखा जाए, कहां चले गया यार, मैंने निकाल के रखा था तुम्हारे लिए बट खा गया कोई। तो लड्डू वड्डू तिल होता है ना, आपकी स्किन को भी थोड़ा मॉइस्चर प्रदान करता है, आपके शरीर के लिए भी जरूरी होता है। तो ये प्रावधान इस गर्मी के मौसम में करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा थोड़ा सा, तो सर्दी में थोड़ा सा इसको खाने को अच्छा माना गया है, तो स्वास्थ्यवर्धक चीजों को इंक्लूड कर दिया गया, ठीक है। तो ये कई सारे रीजंस मैंने आपको बता दिए और फिर वापस क्लियर कर दिया कि उत्तरायण शब्द अगर वो ज्योग्राफी की भाषा का है तो उसको थोड़ा सा अलग समझना, जो मैंने आपको बताया। अदरवाइज जो कहानी आप चर्चा कर रहे हो वो चीज सुनिएगा। बाकी कई सारी पौराणिक कथा भी हैं, वो किसी और दिन मैं आपको क्लास में बताऊंगा। आशा करता हूं कि ये सारी चीज समझ में आ गई होगी। आपको एक सभी को टास्क दे रहा हूं कि ये वाला जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यह मेरे को पीडीएफ का बता देना तो मैं आपको तक पहुंचा दूंगा। इन सभी के नाम याद रख लीजिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।